साथियों नमस्कार, मैं सीए अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट पर हमारी सीरीज चल रही है। इस सीरीज में अभी तक हमने चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, एनोनिमस डोनेशन, एग्रीगेटेड इनकम और बाकी सारे प्रावधानों का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन कर लिया है। अभी हमारे कुछ प्रावधान शेष रह गए हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान है टैक्सेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट। ये प्रावधान इतना महत्वपूर्ण है कि इस प्रावधान में हम लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं। जब हम अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट का अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें हमसे कॉलम भरने में गलती हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि हमारे पास एक हैवी डिमांड क्रिएट हो जाती है, फिर हमको उसमें आगे बहुत दिक्कतों का सामना करना होता है। तो आज हम इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट पर कौन सा टैक्स का रेट लागू होगा, किस हिसाब से उसकी इनकम की गणना होगी, कौन कौन से खर्चे उसके अलाउ होंगे, कौन कौन सी रिसीट उसकी टैक्सेबल होंगी, कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरा जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट उसकी फाइल होगी या अथवा नहीं होगी, स्कूल के केस में उनके क्या प्रावधान होंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के केस में क्या प्रावधान होंगे। इन सारे प्रावधानों का आज हम बड़े डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूं और अपनी नॉलेज आपको शेयर करता रहूं। तो साथियों, हम आगे चलते हैं। साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में बहुत से चैरिटी के कार्य होते हैं, बहुत से रिलीजियस कार्य होते हैं। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में देखते हैं, कहीं पे मंदिर है, गिरजाघर है, चर्च है या और भी इसी तरीके की चैरिटेबल रिलीजियस हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इसमें से लगभग बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं। आज एक आंकड़े के अनुसार भारतवर्ष में जितने भी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट हैं उसमें से लगभग 70 से 80% अभी भी ऐसे ट्रस्ट, छोटे छोटे ट्रस्ट, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर और इसी प्रकार के छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आज भी अनरजिस्टर्ड हैं। उन्होंने सेक्शन 12 में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। उनके सामने ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि वो अपना रिटर्न किस प्रकार से फाइल करें, उनके ऊपर इनकम टैक्स के प्रावधान किस प्रकार से लागू होंगे। हमारे पास आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे इस प्रकार के क्लाइंट आते हैं, बहुत सारे इस प्रकार के चैरिटेबल ट्रस्ट वाले क्लाइंट आते हैं। वो हमसे कहते हैं कि आप हमारा रिटर्न दाखिल करिए, हमारा ऑडिट करिए। लेकिन जब हम उनसे कहते हैं कि आपके पास पेपर के नाम पर क्या है, तो उनके पास ना तो उनके पास ट्रस्ट डीड होती है, ना ही उनके पास ट्रस्ट से संबंधित कोई कागज़ होती हैं। उनके पास केवल एक अपना पैन कार्ड होता है और उनका एक अकाउंट खुला हुआ होता है बैंक में, जो उन्होंने बहुत सालों पहले खुलवा रखा है। उसी अकाउंट के माध्यम से वो लोगों से डोनेशन इकट्ठा करते हैं। उस डोनेशन को अपना जो चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी है उसमें उस पैसे को एक्सपेंड करते हैं, उस खर्चे को अप्लाई करते हैं और उसी के हिसाब से उनकी अपनी इंस्टीट्यूशन की गतिविधियाँ आगे आगे बढ़ती हैं। लेकिन उनके पास कागज़ के नाम पर केवल पैन कार्ड, बैंक अकाउंट के अलावा बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब हमारे सामने समस्या ये खड़ी होती है कि हम उनकी रिटर्न किस प्रकार से फाइल करें, उनका टैक्सेशन किस तरीके से हम करें। तो इसमें सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कौन कौन सी रिसीट प्राप्त हो सकती हैं। तो पहले हम रिसीट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोनेशन की। ऐसे जो अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं उनको डोनेशन के रूप में पैसा प्राप्त होता है, वॉलंटरी डोनेशन के रूप में पैसा प्राप्त होता है। जैसा कि आपको मालूम है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो सेक्शन 2 सब क्लोज 24 के क्लोज सेकंड में इनकम के रूप में हम उसको मानते हैं, वो हमारी इनकम के रूप में माना जाता है। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट जो एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कि कोई रिलीफ ऑफ द पुअर है या कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, कोई एजुकेशन के क्षेत्र में है, कोई मेडिकल के क्षेत्र में है, तो उस एक्टिविटी करने से भी उसको ट्रस्ट को इनकम मिलती है। तो वो भी उसकी रिसीट का एक अपना पार्ट होती है। और उस इंस्टीट्यूशन के बाद एफडीआर भी हो सकती हैं, उस एफडीआर से उसको बैंक इंटरेस्ट वगैरह की भी आमदनी हो सकती है। तो अब हमारे सामने समस्या ये खड़ी होती है कि ये सारी इनकम तो हमारी आ गई, परंतु अगर हमारा ट्रस्ट सेक्शन 11 में रजिस्टर्ड नहीं है तो हमारे सामने समस्या ये है कि जो हमने पैसा इसके अगेंस्ट में खर्च किया है, जैसे सपोज करिए हमारा कोई मंदिर है और मंदिर में हमको डोनेशन प्राप्त हुआ, अदर रसीद प्राप्त हुई और उसके अगेंस्ट में हमने अपना पैसा एक्सपेंड भी किया मंदिर की मेंटेनेंस के लिए, मंदिर के और अदर खर्चों के लिए। लेकिन अब इसमें दिक्कत हमारे सामने ये आई कि हमको
जो डोनेशन की आय हमको जो प्राप्त हुई है उसका एप्लीकेशन हम किस तरीके से करें, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट को एप्लीकेशन की हमको जो है मान्यता दे। तो हमको इस केस में अब ये देखना होगा जो अपने जनरल पार्लेंस के रूल हैं, जो अपने जनरल रूल हैं, हमको उसी के आधार पर इसका ट्रीटमेंट करना होगा, अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट का टैक्सेशन करना होगा। तो जब हमको इनकम प्राप्त होती है, जो भी व्यक्ति हमको डोनेशन के रूप में या अन्य के रूप में जो हमको डोनेशन देता है, तो वो ये समझ के ही हमको डोनेशन देता है कि मैंने मंदिर में डोनेशन दिया है या मैंने किसी इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया है जो चैरिटेबल का कार्य करता है। उसको ये पता नहीं होता है कि ये ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। उसको तो डोनेशन देने से मतलब है, उसको तो इंस्टीट्यूशन को पैसा देने से मतलब है। वो पैसा इसी विश्वास के आधार पर देता है कि ये इंस्टीट्यूशन अपने ऑब्जेक्ट में ही इस पैसे को खर्च करेगा। उसको इनकम टैक्स के प्रावधानों से इतना मतलब नहीं होता है कि इनकम टैक्स के प्रावधान इस ट्रस्ट पर या इंस्टीट्यूशन पर क्या लागू होंगे। तो इस कॉमन पार्लेंस में हम ये देखते हैं कि जब भी हमको कोई इनकम इस तरीके की प्राप्त होती है, चाहे वो डोनेशन की इनकम हो, चाहे वो अदर एक्टिविटी को करने से इनकम हमको जो मिल रही है, उसके अगेंस्ट में जो भी हमने खर्चा किया है, उसके मेंटेनेंस के लिए खर्चा किया है, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो या मेंटेनेंस का खर्चा हो, उस खर्चे को हम सेक्शन 57 में अलाउ करवाते हैं और अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। तो हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब भी हम अपनी आईटीआर फाइल करें तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमको अपना कौन सा आईटीआर फाइल करना है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 4A के अनुसार अगर कोई रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो उसको अपना आईटीआर 7 ही फाइल करना है। हमको इसमें ये फ़र्क नहीं करना है कि जी हमारा इंस्टीट्यूशन सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड है अथवा नहीं है। चाहे हमारा इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है या नहीं है, हमको आईटीआर 7 ही फाइल करना है। लेकिन आईटीआर 7 फाइल करते समय हमको कुछ सावधानियाँ बरतनी होंगी, नहीं तो हमारी इनकम पर एमएमआर के हिसाब से टैक्सेशन लग जाएगा। अगर आपका ट्रस्ट सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है तब तो कोई समस्या नहीं है, तब तो आईटीआर 7 को आप जिस तरीके से वो आपकी अलग अलग हेडों में इनकम मांगता है उसको भर सकती हैं। जैसे उसमें मुख्य हेड होती हैं इनकम फ्रॉम मेन ऑब्जेक्ट और रेंट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, कैपिटल रिसीट की इनकम, बाकी आप इसको भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड है तो आपको इस वाले कॉलम में कुछ नहीं भरना है, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेक्शन 56 का जो कॉलम आता है अदर सोर्स वाला, आपको जो भी इंस्टीट्यूशन में रिसीप्ट हुई है, चाहे वो डोनेशन से रिसीप्ट हुई है, चाहे आपको अदर एक्टिविटी से रिसीप्ट हुई है, चाहे एफडीआर की इंटरेस्ट से हुई है, चाहे सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट से हुई है, सारी रिसीट लेके आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेक्शन 56 में भर देनी है। इसके बाद एक्सपेंडिचर साइड में सेक्शन 57 में वो खर्चा आपको उस वाले कॉलम में जो भी आपने खर्चा किया है वो खर्चा आपको भर देना है। फॉर एग्जांपल हमको हमारे इंस्टीट्यूशन में पूरे साल में 25 लाख रुपए का डोनेशन प्राप्त हुआ और इसके अगेंस्ट में हमने 21 लाख रुपए उस इंस्टीट्यूशन के मेंटेनेंस में उस ऑब्जेक्ट में हमने एक्सपेंड कर दिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से। तो 21 लाख रुपए का जो खर्चा हमने किया है वो हमको सेक्शन 57 सब सेक्शन 1B में उसको वहाँ फिलअप कर देना है। हमारी नेट इनकम हो जाती है 4 लाख रुपए। अब यहाँ पे प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो हमारी इनकम 4 लाख रुपए हमको जो प्राप्त हुई है, जो हमारी नेट इनकम बची है, नेट सरप्लस जो आया है, उस पर इनकम टैक्स के प्रावधान किस प्रकार से लागू होंगे, उस पर टैक्स का रेट क्या लगेगा, क्या उस पर एमएमआर के हिसाब से टैक्स देना होगा या इंडिविजुअल के हिसाब से हमको टैक्स देना होगा। तो यहाँ हमको एक सेक्शन रेफर करना होगा, सेक्शन 164 सब सेक्शन 2। ये सेक्शन चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के जो इसमें टैक्सेशन है उससे संबंधित है। उसके जो हमको जो प्रोविजन बताता है कि हमको इस पर किस प्रकार का टैक्स देना है। इस सेक्शन के अनुसार अगर हमारा चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो हमको उस पर इंडिविजुअल के हिसाब से ही टैक्स देना होगा, कोई भी इस पर एमएमआर के हिसाब से टैक्स लागू नहीं होगा। लेकिन इसका एक जो प्रोविजो है उस प्रोविजो में ये लिखा हुआ है कि अगर आप इस सेक्शन का वायलेशन करते हैं तो आपको ऊपर एमएमआर के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब हम ये देखेंगे कि इस सेक्शन का वायलेशन किन किन केसों में होता है। इस सेक्शन का वायलेशन होता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज C और सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज D। इन दोनों सेक्शनों का अगर हमने वायलेशन कर दिया तो हमको एमएमआर के हिसाब से टैक्स लग जाता है, जो आज की रेट में 30% है। उस पर हमको सरचार्ज भी देना होता है, उस पर हमको एजुकेशन सेस का भी भुगतान करना होता है।
तब हम ये देखेंगे कि सेक्शन 13(1)(c) में और सेक्शन 13(1)(d) में क्या क्या प्रावधान है जिनका वैल्यूएशन करने पर हमको एमएमआर के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। तो सेक्शन 13(1)(c) में ये बताया गया है कि जो स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं, स्पेसिफाइड पर्सन की परिभाषा सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 में बताई गई है। इसमें स्पेसिफाइड पर्सन में ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, सेटलर ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, मैनेजर ऑफ द ट्रस्ट, रिलेटिव ऑफ द ट्रस्टी एंड मैनेजर। तो ये सारे पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं। अगर रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इन सदस्यों के लिए कोई भुगतान करता है, कोई एक्स्ट्रा से भुगतान करता है, तो उनको हम सेक्शन 13(1)(c) का वायलेशन मान लेते हैं। और 13(1)(d) के वायलेशन में हम ये देखते हैं कि जो पैसा हमको सेक्शन 11(5) में इन्वेस्ट करना था, जो पैसा हमको 11(5) में इन्वेस्ट करना था, हम उस पैसे को 11(5) के मोड्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो वो हमारा सेक्शन 13(1)(d) का वायलेशन हो जाता है। इन दोनों ही केस में ट्रस्ट को एमएमआर के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना होता है। इसके अलावा आज हम ये समझेंगे कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल इंस्टीट्यूशन में टैक्सेशन की क्या किस प्रकार से गणना होती है अगर उनके पास भी सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि आयकर अधिनियम की धारा 10, 23C सब क्लोज 3rd AD और 3rd AE। तो 10, 23C 3rd AD में ये बताया गया है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरह से एजुकेशन में लगा हुआ है और उसका मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं है और उसकी ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए से कम है, तो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को किसी भी ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है और भी कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी 1 करोड़ रुपए तक की रिसीट पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, उसको किसी भी तरीके का कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है। केवल एक कंडीशन होती है, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपना ITR 7 फाइल करना होता है, जिससे गवर्नमेंट को ये मालूम हो सके कि इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए से कम है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य और है, जब हम ITR 7 फाइल करते हैं तो उसमें वो हमसे सबसे पहले पूछता है प्रोजेक्ट्स रन बाय यू, यानी कि आपके ट्रस्ट में कौन कौन से प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि जैसे हमारा कोई एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो एजुकेशन में जो है एजुकेशन इम्पार्ट करता है और उसके 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, यानी कि 4 उनके स्कूल्स हैं जो अलग अलग नामों से चल रहे हैं। SSC एक है, स्कूल का पैन नंबर 1 है, यानी कि SSC एक है, उस SSC ने 4 स्कूल अपने बना रखे हैं और उन चारों स्कूलों की ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए से कम है, तो हमको 10, 23C 3rd AD में चारों स्कूलों की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि SSC तो एक है तो हम उन चारों स्कूलों की ग्रॉस रिसीट को क्लब कर दें, ऐसा नहीं होगा। हमको हर स्कूल की ग्रॉस रिसीट को अलग अलग देखना होगा। इस प्रकार से एक से अधिक इंस्टीट्यूशन होने पर भी वो सारे इंस्टीट्यूशंस एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता और उनको अपना ऑडिट भी कराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से सेक्शन 10, 23C 3rd AE में जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पूरी तरह से मेडिकल में लगे हुए हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं और जो जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं है, उनकी भी अगर ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं है तो उनको भी सेक्शन 10, 23C 3rd AE में पूरी तरह से उनकी आय एग्जेम्प्ट है, उनको किसी ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। उनको सिर्फ अपना ITR 7 फाइल करना होगा, जिससे कि गवर्नमेंट को ये मालूम पड़ सके कि इस मेडिकल इंस्टीट्यूशन की कितनी ग्रॉस रिसीट है, क्या क्या इन्होंने अपने खर्चे एक्सपेंड किए हैं। तो साथियों, हमको चैरिटेबल ट्रस्ट जो अंडरस्टड है उसकी ITR भरते समय बहुत ही सावधानी रखनी होगी, नहीं तो हमारे ऊपर MMR के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। जब से सेक्शन 56(2) सब क्लोज 10 इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से ये अंडरस्टड ट्रस्टों पे जो डोनेशन प्राप्त होता है, एक उसमें ये भी रहता है कि उस पूरे डोनेशन टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन मैंने आपको जनरल पार्लेंस के हिसाब से जो जनरल कंसेप्ट हैं उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की ग्रॉस रिसीट को टैक्सेबल नहीं कर सकते हो। इस प्रकार के कई हाई कोर्ट वगैरह के भी कई हमारे पास केस हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको केस वो प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें ये बताया गया है कि आप किसी ट्रस्ट की या इंस्टीट्यूशन की ग्रॉस रिसीट टैक्सेबल नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई डोनर किसी इंस्टीट्यूशन को डोनेशन के रूप में भुगतान करता है तो उसको इस बात का विश्वास रहता है कि ये जो है ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट के लिए पैसा खर्च करेगा, तो वो जो पैसा मिलता है उसको हम उसको
एक्सपेंडिचर के रूप में मानते हैं। सेक्शन 57 में हमको उसका खर्चा मिल जाता है और जो बाकी इनकम बचती है उस पर ही हमको टैक्स का भुगतान करना होता है और इंडिविजुअल रेट से ही टैक्स का भुगतान करना होगा। और हमको इंडिविजुअल के हिसाब से जो स्लैब है जो एट प्रेजेंट 2.5 लाख रुपये है, तो 2.5 लाख रुपये का हमको एग्जम्पशन मिल जाएगा और 2.5 लाख रुपये से ऊपर की जितनी भी इनकम हमारे पास होगी उस जो जो इनकम हमारे पास होगी उस पर हमको इंडिविजुअल के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। साथियों, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बतला देना चाहता हूँ कि असेसमेंट ईयर 19-20 आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और है कि असेसमेंट ईयर 19-20 की जो ITR दाखिल करने की जो डेट थी अंडर स्टेट ट्रस्ट के केस में, ड्यू डेट तो उनकी 31 जुलाई 2019 थी, लेकिन वैसे 31 मार्च 2020 तक वो अपना रिटर्न लेट फीस के साथ दाखिल कर सकते थे। लेकिन कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट ने उस डेट को फर्दर बढ़ाया। उस डेट को पहले 30 जून किया गया, फिर इस डेट को बढ़ा के 31 जुलाई 20 किया गया और अब उस डेट को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है जिसको कि 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। तो अगर आपका कोई भी ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड है जिसका रिटर्न अभी तक आपने फाइल नहीं किया है तो आप 30 सितंबर 2020 तक उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन उस ट्रस्ट का ITR जरूर फाइल कर दें। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि फाइनेंस एक्ट 2020 में गवर्नमेंट ने चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन से संबंधित आमूलचूल परिवर्तन कर दिए हैं। आपके पास इस समय एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड है तो आप अपने ट्रस्ट को सेक्शन 12AA में, जो आज की डेट में सेक्शन 12A भी हो गया है, उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको वो रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल रूप से मिल जाएगा जो आपके लिए 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो हमारे पास जितने भी अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं, अगर वो चाहें इस समय अपॉर्चुनिटी है, अपना अप्लाई कर दें। उनसे कोई ज़्यादा पूछताछ ऐसी नहीं होगी, उनको उनके पेपरों के आधार पर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और उनको वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 साल तक के लिए मिलेगा। अब वो इन सालों में जो उसके लिए आगे की सालें मिल रही हैं, 3 साल के बाद उसको जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, तो वो अपनी एक्टिविटी आगे बढ़ा सकता है और उसको सेक्शन 11 का भी एग्जम्पशन आगे से मिल जाएगा। तो मेरा ऐसे सभी ट्रस्टों से आग्रह है कि अगर अभी तक आपने अपना ट्रस्ट को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो रजिस्टर करवाइए, क्योंकि अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट के केस में कहीं ना कहीं आगे तक समस्या बनी रहेगी और ये हम लोग ये कहेंगे कि आप हमको 56 में हमारी इनकम टैक्सेबल करिए और 57 में इसका हमको डायरेक्शन दीजिए। आयकर अधिकारी हमारी 56 की जो रिसीट है उसको पूरे तरह से टैक्सेबल करेगा। तो ये कहीं ना कहीं लड़ाई हमारी और आयकर विभाग के बीच में चलती रहेगी। तो इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा लिबरल रुख अपनाया है और उसने रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो प्रावधान है उसमें थोड़ा सा जो है संशोधन किया है, जिससे कि हर ट्रस्ट अपने को रजिस्टर्ड करवा सके और गवर्नमेंट के पास भी एक आंकड़ा आ सके कि हमारे पास कितने ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं और कितने ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाकर, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको एक्सेप्ट करिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसको एक्सेप्ट मत करिएगा। जैसे बहुत सारे अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं जिनके पास कोई कागज़ नहीं है, जिनके पास ना कोई ट्रस्ट डीड है, ना उनके कोई प्रॉपर्टी संबंधित पेपर हैं, केवल उनके पास बैंक अकाउंट है, उनके पास अपना पैन कार्ड है। तो उनके लिए मेरी एक ये सजेशन है कि उनके ट्रस्ट में जितनी भी संपत्ति है, अगर वो चाहें तो अपनी उसी में एक ट्रस्ट का नया फॉर्मेशन और कर लें। इस समय वो ट्रस्ट का फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा और सेक्शन 12AA में रजिस्ट्रेशन भी उनको उससे मिल जाएगा प्रोविजनल बेसिस पर। जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए सेक्शन 12AA में, तो वो अपना जो भी ओल्ड ट्रस्ट है जो अनरजिस्टर्ड है उसकी जो भी संपत्तियाँ हैं उस सारी संपत्ति को लेके जो उन्होंने नई ट्रस्ट बनाई है उस सारी संपत्ति को लेके नई ट्रस्ट में कोर्ट पर डोनेशन के रूप में उसको वो डोनेट कर सकती हैं, जिससे कि नई वाली ट्रस्ट के हाथ में वो सेक्शन 11(1)D में एग्जम्प्ट हो जाएगा और ओल्ड ट्रस्ट जो अनरजिस्टर्ड है उस पर 115TD के प्रोविज़न लागू नहीं होते हैं, तो उसको भी MMR के हिसाब से टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो ये एक ऑप्शन इसमें हो सकता है जिसका कि अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट लाभ ले सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी से बच सकते हैं और उनका नया ट्रस्ट भी बन जाएगा और आगे से उनका सारा काम रेगुलराइज हो जाएगा। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अभी हमारा इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट में एक सब्जेक्ट और रह गया है जिस पर मैं एक वीडियो और बनाऊँगा। उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रावधान GST एक्ट में किस प्रकार से लागू होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट की किन किन सर्विस पर GST लगता है, क्या हमको चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में GST का रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है या नहीं है, कौन कौन सी एक्टिविटी एग्जम्प्ट होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी हमारी टैक्सेबल होती हैं। इनकम टैक्स के हिसाब से चैरिटेबल
एक्टिविटी चैरिटेबल पर्पज़ की परिभाषा क्या है और जीएसटी के हिसाब से चैरिटेबल पर्पज़ की परिभाषा हमारी क्या है। तो मैं इसको आपको अगले वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, तो अगला वीडियो आप मेरा ज़रूर देखिएगा। और मैंने अपने सारे वीडियो का लिंक इस वाले वीडियो में दे दिया है। अगर आपको चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं आपका उसका आंसर कर दूंगा। इसी के साथ आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मेरी नॉलेज का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल पाए। जय हिंद, जय भारत।